नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का गोल्डन पेपर नंबर 80 लेकर आया हूं। 100 टेस्टों की ये सीरीज चल रही है साइकोलॉजी की, जिसमें नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित बहुत ही शानदार 30 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी बेहद उपयोगी है। तो जुलाई की यदि आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर निःशुल्क क्लासें आपको मिल जाएगी। साथियों, 25 प्रश्न सही करने का टारगेट है आज का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 1 है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका पहले प्रश्न में सही रहेगा। साथियों, बात की जा रही है बालक के विकास की सबसे कठिन काल की। तो सबसे कठिन काल किसको माना जाता है? किशोरावस्था को माना जाता है। किसको माना जाता है? किशोरावस्था को। यहाँ पर किलपेट्री का एक प्रमुख कथन भी आता है किशोरावस्था के संबंध में कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा था? किलपेट्रिक ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न संख्या 1 में सही रहेगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 2 है, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। देखिएगा, यहाँ पर लड़के हो या लड़कियाँ हो, बाह्य रूप से परिवर्तन यहाँ पर किस अवस्था में होने लगते हैं? किशोरावस्था में होने लगते हैं। जैसे लड़कों की अगर बात करें तो इनका सीना चौड़ा हो जाता है, लंबाई बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है। लड़कियों की बात करें तो इनके शरीर में भी किशोरावस्था, जो एक वयस्क होती है, वयस्क महिला होती है, उसकी तरह इसका शारीरिक आकार हो जाता है। साथियों, विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। किसकी शिक्षा के लिए किया जाता है? तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकों के लिए, दोनों के लिए और कोई नहीं। तो कोई नहीं को यहाँ से आप हटा दीजिए। जो पृथक कक्षाएं मतलब अलग से कक्षाएं, अलग कक्ष में शिक्षण कराना और संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग करना। साथियों, ये चीज़ें निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए नहीं होती है, बल्कि जो प्रतिभाशाली बालक होती है, प्रतिभाशाली बालक होते हैं जिनकी IQ 140 या इससे अधिक हो, उनको क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली बालक। तो इनके लिए ही पृथक कक्षाओं या संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 3 में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, तनाव को दूर करने का कौन सा एक अप्रत्यक्ष उपाय है? बाधा दूर करना, तादात्म्यकरण, अन्य मार्ग खोजना या इनमें से सभी। तो तनाव को दूर करने का या समायोजन के भी आप इसको कह सकते हो। 2 उपाय होते हैं, 2 प्रकार के उपाय होते हैं। एक तो होता है आपके प्रत्यक्ष उपाय। कौन सा? प्रत्यक्ष उपाय होता है। और एक होता है साथियों अप्रत्यक्ष उपाय। तो जो अप्रत्यक्ष उपाय होता है, इसमें कोई बहाना बनाया जाता है, किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है, मतलब खुद की कमी नहीं निकाली जाती है, या खुद की जो कमी होती है उनकी बाह्य रूप से पूर्ति की जाती है। जबकि जो प्रत्यक्ष उपाय होते हैं उनमें समस्या का निवारण प्रत्यक्ष रूप से कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष उपाय पूछा गया है आपसे प्रश्न नंबर 4 में। बाधा को दूर करना प्रत्यक्ष उपायों में आता है। किस में आता है? प्रत्यक्ष उपायों में आते हैं। लेकिन तादात्म्यकरण किस में आता है साथियों? अप्रत्यक्ष उपाय में आता है। और अन्य मार्ग खोजना प्रत्यक्ष उपाय में आता है। मतलब यहाँ पर आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर जो 2 है तादात्म्यकरण वाला, ये तनाव को दूर करने का कौन सा उपाय है? अप्रत्यक्ष उपाय है। और जबकि पहला और तीसरा विकल्प प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत आ जाएगा। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है? विनय है, स्पीयरमैन है, थॉर्नडाइक है और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो बुद्धि का द्वितत्व का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक या जनक यहाँ से पूछा जा रहा है। साथियों, बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड विनय के द्वारा दिया गया था, जबकि बुद्धि का द्वितत्व और बुद्धि का त्रितत्व, बुद्धि का द्वितत्व और बुद्धि का त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। तो यहाँ द्वितत्व का पूछे या त्रितत्व का पूछे, राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? आपके स्पीयरमैन रहेगा। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे तो छठा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ सेकंड विकल्प पांचवें प्रश्न में सही रहेगा। तो चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 है, मार्गदर्शन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला विकल्प है, मार्गदर्शन व्यक्तिगत सहायता है, मार्गदर्शन का एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है, मार्गदर्शन का क्षेत्र विस्तृत है, और मार्गदर्शन व्यक्ति क्षमताओं को विकसित करने में सहायक है, व्यक्ति की क्षमताओं को विकसित करने में सहायक है। तो जो मार्गदर्शन के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसका चुनाव आपको प्रश्न संख्या 6 में करना है। साथियों, छठे प्रश्न में दिख रहा होगा आपको भी कि पहला, तीसरा और चौथा तीनों ही विकल्प मार्गदर्शन के बारे में सही कथन कह रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत सहायता भी होती है। इसमें हम किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन देकर उसकी सहायता कर सकते हैं। इसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है और इससे व्यक्ति की क्षमताओं को विकसित करने में भी सहायता मिलती है। लेकिन दूसरा विकल्प कह रहा है कि मार्गदर्शन का एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि मार्गदर्शन देने का भी एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 7 है, दो समान इच्छित लक्ष्यों के बीच चयन का द्वंद्व कहलाता है। उपागम उपागम द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व और परिहार उपागम द्वंद्व। तो साथियों, प्रश्न नंबर 7 में राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा। दो समान मतलब एक जैसी, इच्छित लक्ष्य मतलब जिनको हम चाहते हैं, अनैच्छिक मतलब जिनको हम नहीं चाहते हैं। तो यहाँ इच्छित जिनको हम चाहते हैं उनकी बात की जा रही है, के बीच चयन का द्वंद्व कहलाता है। उन दोनों में से किसका चयन करें। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक साथ दो नौकरी लगे, जैसे मान लीजिए आप एक तो 3rd ग्रेड की नौकरी लग गई, 3rd ग्रेड की, और आपका राजस्थान पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया। अब आपको ऐसा लगता है कि यार दोनों में ही अपना अपना फ़ायदा है और आपकी चॉइस, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं किसका चुनाव करूं। तो दोनों को चाहते हैं लेकिन करना तो एक को ही पड़ेगा, दो दो तो कर नहीं सकते। तो साथियों, इस प्रकार का जो द्वंद्व होता है उसको उपागम उपागम द्वंद्व के नाम से जानते हैं। विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है, रंगों का प्रत्यक्षण कर पाने में अक्षमता कहलाती है। तो रंग अंधता, वर्णांधता, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। साथियों, जो व्यक्ति रंगों का प्रत्यक्षण नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ कह रहा है रंगों का प्रत्यक्षण कर पाने में अक्षमता, तो फिर उसमें जिस प्रकार का दोष होता है उसको क्या कहा जाता है। साथियों, उसको रंग अंधता नहीं कहते हैं, बल्कि उसको वर्णांधता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वर्णांधता के नाम से उसको जाना जाता है। 8वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा, वर्णांधता वाला। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 9वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, बुद्धि परीक्षणों के अनुप्रयोग से संबंधित कथन नहीं है। सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन करना, शैक्षिक सफलतापूर्वक कथन कहना, छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग बिठाने में, और मानसिक अस्पताल या उपचार गृहों में नैदानिक मूल्यांकन करने में। उपचार गृहों में, ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन करने में। तो इनमें से जो बुद्धि परीक्षणों का अनुप्रयोग है उससे संबंधित कौन सा कथन नहीं है प्रश्न नंबर 9 में। अनुप्रयोग का मतलब उपयोग से लिया जाता है। साथियों, 9वें प्रश्न में अगर हम देखें तो बुद्धि परीक्षणों का उपयोग सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन करने के लिए भी किया जाता है। बच्चों की बुद्धि से माप सकते हो। शैक्षिक सफलता का पूर्व कथन भी कह सकते हो कि जैसे किसी बालक की बुद्धि ज़्यादा है तो ये ज़्यादा सफल होगा, आप कह सकते हो इस आधार पे, तो ये भी सही है। छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग बिठाने में। साथियों, तीसरा विकल्प जो है ये बुद्धि परीक्षणों के अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है, क्योंकि बुद्धि परीक्षणों का उपयोग करके यदि हम किसी बालक की IQ 115 है, किसी की 110 है, किसी की 100 है, तो उनको अलग अलग बिठाएंगे कि तेरी बुद्धि कम है तो तू इधर बैठ। ये गलत है साथियों। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 है, तनाव को दूर करने का कौन सा एक प्रत्यक्ष उपाय है। बाधा दूर करना, तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण और क्षतिपूर्ति। साथियों, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था तनाव को दूर करने का अप्रत्यक्ष उपाय, वहाँ पर तादात्म्यकरण आपका आंसर था, लेकिन यहाँ पर तनाव को दूर करने का प्रत्यक्ष उपाय आपसे पूछा जा रहा है। प्रत्यक्ष मतलब जिसमें प्रत्यक्ष रूप से बाधा को दूर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में प्रथम विकल्प ही कह रहा है कि बाधा दूर करना, तो बिल्कुल ये कैसा है, तनाव को दूर करने का एक प्रत्यक्ष उपाय है। बाकी तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण और क्षतिपूर्ति तीनों ही तनाव को दूर करने के अप्रत्यक्ष उपायों में सम्मिलित होते हैं। अतः विकल्प नंबर 1 आपके सही रहेगा। देखो, क्षतिपूर्ति में
हमारे अंदर कोई कमी होती है तो उसकी पूर्ति हम बाह्य माध्यम से करते हैं। प्रक्षेपण में हम अपनी जो कमियां होती है, अपने जो एक तरह से जिन चीज़ों की पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं, अगर असफल हो जाते हैं तो उसका दोष दूसरे पर मढ़ दिया जाता है। तादात्म्यकरण में हम दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ें होती है। विकल्प एक ही आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। आपके 11वां प्रश्न है, रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन हेतु, बुद्धि के मापन हेतु, अभिरुचि के मापन हेतु और अभिक्षमता के मापन हेतु। तो सभी ने पढ़ रखा होगा इस टेस्ट को भी, रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट या रोर्शा का स्याही धब्बा परीक्षण। साथियों, यहाँ पर इसका प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है और यह व्यक्तित्व मापन की किन विधियों में सम्मिलित है? प्रक्षेपी विधियों में सम्मिलित है। विकल्प नंबर आपका 1 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। विकास शुरू होता है, उत्तर बाल्यावस्था से होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से होता है, जन्म से होता है या शैशवावस्था से होता है? तो बताइए प्रश्न नंबर 12 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकास इनमें से कब से शुरू होता है? तो साथियों 12वें प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। देखिएगा, विकास शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या जन्म से नहीं, बल्कि जब बालक माँ के गर्भ में रहता है, अर्थात जो गर्भावस्था होती है, जिसको आप प्रसव पूर्व अवस्था भी बोल सकते हो, यहीं से बालक का विकास शुरू हो जाता है। जबकि वृद्धि कब से शुरू होती है साथियों? जन्म से वृद्धि शुरू हो जाती है। तो इन दोनों फैक्टों को अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें यदि आप चाहते हो तो बिल्कुल चैनल पर लगातार अपडेट रहना साथियों। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 12 में बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न देखेंगे। वह क्षेत्र जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती है कहलाती है? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद और इनमें से सभी। तो वह क्षेत्र जिनके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती है, तो संक्रिया कर रहे हैं तो उसको संक्रिया थोड़ी कहेंगे साथियों, बल्कि उसको कहा जाता है विषय वस्तु। किस नाम से जाना जाता है? उसको विषय वस्तु के नाम से जाना जाता है। जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है, संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत, इसमें इन्होंने 3 चीज़ें बताई है, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। साथियों, इनके भी अलग अलग यहाँ पर भाग इनके द्वारा बताए गए हैं। अब जिनके आधार पे हम संक्रियाएं करते हैं वो विषय वस्तु, संक्रिया में क्रिया की जाती है और इसके क्रिया के परिणाम स्वरूप जो चीज़ हमारे सामने आती है उसको उत्पाद कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 2 आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी बुद्धि की विशेषता नहीं है? बुद्धि कई क्षमताओं का योग है, बुद्धि की मदद से व्यक्ति निरुद्देशपूर्ण कार्य करता है, समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न सोच का सहारा लेता है और बुद्धि से व्यक्ति विवेकपूर्ण चिंतन कर सकते हैं। तो बताइए इनमें से जो विशेषता बुद्धि की नहीं है वह किस विकल्प में दे रखी है साथियों? तो राइट आंसर देख लीजिए। देखिएगा, यहाँ विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका बुद्धि की विशेषता को प्रकट नहीं करता है, क्योंकि ये कह रहा है कि बुद्धि की मदद से व्यक्ति निरुद्देशपूर्ण कार्य करता है। ये कथन गलत है साथियों। क्यों? क्योंकि बुद्धि की मदद से व्यक्ति निरुद्देशपूर्ण मतलब जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो, ऐसा नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। तो ये गलत है, इसलिए दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। ये बुद्धि की विशेषता नहीं है। बाकी ये कई क्षमताओं का योग भी होती है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि का मतलब सिर्फ एक क्षमता नहीं है, व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं हैं, उनका योग ही बुद्धि है। इससे बुद्धि की मदद से व्यक्ति जो है साथियों विवेकपूर्ण चिंतन भी करते हैं। विवेकपूर्ण चिंतन कि मुझे किस प्रकार कार्य करना है, किस प्रकार कार्य नहीं करना है। फिर समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न सूझ का सहारा लेता है, तो सूझ भी बुद्धि से उत्पन्न होती है। अर्थात यहाँ पर विकल्प नंबर 2 ही आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो 15वां प्रश्न है, संरचनात्मकता का क्या अर्थ है? अधिगम की क्रिया, शिक्षा के लिए, ज्ञान की संरचना और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप विकल्प से हटा दीजिए। देखिए, संरचनात्मकता का अर्थ अधिगम की क्रिया से नहीं लिया जाता है, बल्कि संरचनात्मकता का अर्थ ज्ञान की संरचना करने से लिया जाता है साथियों। ज्ञान की संरचना, जिसको हम हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान की संरचना होती है, इसको स्कीमा के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है।
नेक्स्ट 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपके 16वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16 है, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी और अभिवृत्ति होगी। तो अब बताइए इनमें से कौन सी स्थिति में अधिगम सर्वोत्तम होगा साथियों। देखो आपको भी पता है कि अधिगम के लिए बुद्धि की भी आवश्यकता होती है, व्यक्ति की अभिवृत्ति कैसी है ये भी देखना पड़ता है, व्यक्ति अभिप्रेरित है या नहीं है ये भी आवश्यक है, और अनुशासन भी कहीं ना कहीं आवश्यक होता है। लेकिन अब चारों ही विकल्प अगर हमको लगे कि यार चारों ही सही है, तो ऐसी स्थिति में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों। ऐसी स्थिति में हमें सबसे बेहतरीन विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। अधिगम सर्वोत्तम कब होगा साथियों, जब अभिप्रेरणा होगी, क्योंकि अभिप्रेरणा यहाँ पर अधिगम का राजमार्ग होता है। अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग भी अभिप्रेरणा को कहा गया है। किसने कहा था, स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा क्या है, अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। साथियों व्यक्ति जितना ज़्यादा अभिप्रेरित है आंतरिक रूप से, अधिगम भी उतना ही अधिक होता है। थर्ड विकल्प 16वें में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। स्किनर है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है और कोहलर है। तो प्रश्न नंबर 17 का कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा साथियों। जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसके प्रतिपादक या जनक पूछा गया है। तो 17वें प्रश्न में राइट आंसर देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत जिसको इनसाइड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर गेस्टाल्टवादियों ने इस सिद्धांत को दिया था साथियों, और सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो देखिए गेस्टाल्टवादी दिए गए विकल्पों में से कौन है, क्या स्किनर है। स्किनर का तो क्रिया प्रसूत है, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया वाला है, पावलोव का प्राचीन अनुबंधन का है, और कोहलर किसके प्रतिपादक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के। तो विकल्प नंबर आपका 4 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न देखते हैं आपके। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। तो जो कथन विकास के संबंध में सही नहीं है उसका चुनाव आपको प्रश्न नंबर 18 में करना है। देखिए पहला विकल्प है, विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा कथन है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना है। तीसरा कथन है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। और चौथा कथन है, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो कथन यहाँ विकास के संबंध में सही नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 18 में करना है। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 18 में सही है। तो विकास के संबंध में जो सही नहीं है साथियों किस विकल्प में दे रखा है, विकल्प नंबर 3 में दे रखा है, क्योंकि ये कह रहा है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। जबकि विकास के जो अलग अलग क्षेत्र है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, या अन्य कोई विकास का प्रकार हो साथियों, सभी के अपने अपने खतरे होते हैं। बाकी यहाँ पर आप भविष्यवाणी कर सकते हो, वंशानुगत क्षमता का विकास करना इसका उद्देश्य है, और प्रारंभिक विकास जो है वो बाद के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि कई मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बालक जो भी बनना होता है शुरू में ही बन जाता है, शुरू के 3, 4, 5 वर्षों में। तो इसीलिए प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है साथियों। 18वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से अधिगम की अवस्था नहीं है। विधि निर्माण आधारित अधिगम, प्रतिमा आधारित अधिगम, चिन्ह आधारित अधिगम और कर्म आधारित अधिगम। तो इनमें से जो अधिगम की अवस्था नहीं है उसका चुनाव प्रश्न नंबर 19 में करिएगा साथियों। कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न संख्या 19 में। तो राइट आंसर देख लेते हैं। देखिएगा जो अधिगम की अवस्था नहीं है वो यहाँ पर अधिगम की, यहाँ विधि निर्माण की भी, विधि निर्माण आधारित अधिगम होता है, प्रतिमा आधारित अधिगम होता है और चिन्ह आधारित अधिगम होता है, लेकिन कर्म पर आधारित अधिगम जैसा कोई भी प्रकार नहीं होता है। अतः प्रश्न नंबर 19 में आपके जो चौथा विकल्प है यही आपका सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे तो आपके 20वां प्रश्न देख लेते हैं। संरचनात्मक अधिगम के लिए आवश्यक है, शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करे, विद्यार्थियों के समूह बनाकर कार्य सौंपा जाए, विद्यार्थी पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया करे, और इनमें से सभी। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही रहेगा। जो संरचनात्मक अधिगम है इसके लिए इनमें से किसको आवश्यक माना जाता है साथियों।
तो दिख ही रहा होगा अच्छी तरह से आपको कि भाई ये जो तीनों ही विकल्प है ये संरचनात्मक अधिगम के लिए आवश्यक होते हैं। अतः उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके 20वें प्रश्न में सही रहेगा, क्योंकि उचित रूप से ज्ञान प्रदान करेंगे तो भी संरचना अधिगम की संरचना होगी। समूह बनाकर यदि छात्रों को कार्य सौंपा जाएगा तो भी ज्ञान की रचना होगी, और पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया यदि विद्यार्थी करते हैं तो भी ज्ञान की संरचना होगी साथियों। अतः विकल्प नंबर 4 आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न देखेंगे तो आपके प्रश्न नंबर 21 है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? शिक्षण को, अभिप्रेरणा को, अधिगम को और निर्देश को। तो 21 का राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प सही रहेगा जिसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन मतलब परिवर्तन से लिया जाता है। साथियों 3 चीजें होती है अभ्यास के द्वारा, एक तो होती है अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, या अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को हम अधिगम या सीखने के रूप में परिभाषित करते हैं। तीसरा विकल्प आपके 21 में सही है। नेक्स्ट 22 पे आएंगे तो 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 22। देखिएगा 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम और संवेदना में परिवर्तन। तो जो कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से मतलब सबसे बेस्ट तरीके से प्रस्तुत कर रहा है उसका चयन आपको 22 में करना है। बताइए 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर देख लेते हैं। देखिएगा अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से जिसमें प्रस्तुत किया जाता है साथियों, सामाजिक व्यवहार ही नहीं अन्य पक्ष को भी देखा जाता है, इसलिए पहला विकल्प आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको ही अधिगम के रूप में सबसे उचित ढंग से यहाँ पर परिभाषित कर सकते हो या प्रस्तुत कर सकते हो। विकल्प 2 आपके 22 में सही है। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे तो चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 23 है, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो तो इस उपागम को कहा जाता है? सिस्टम उपागम, मल्टीमीडिया उपागम, निर्मितवाद उपागम और मृदु उपागम। यहाँ पर छात्र के द्वारा क्या किया जा रहा है? समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकालने की कोशिश की जा रही है, और शिक्षक का कार्य क्या है? सुविधा प्रदाता की कोई चीज की जरूरत हो तो बालक को शिक्षक सुविधा के रूप में वो चीज बता सकता है। तो साथियों ऐसा जिस प्रकार के उपागम में किया जाता है वह कौन सा उपागम है? प्रश्न नंबर 23 में राइट आंसर। तो देखिए मतलब यहाँ ज्ञान का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? छात्रों के द्वारा किया जा रहा है, अर्थात इसको निर्मितवाद उपागम के रूप में परिभाषित किया जाता है साथियों, जिसमें सारे ज्ञान का निर्माण छात्र करते हैं और समूह में चर्चा करके समस्या का हल करते हैं। शिक्षक किस रूप में होता है? सुविधाता प्रदाता के रूप में। तो साथियों इसी को कहा जाता है निर्मितवाद उपागम। विकल्प 3 आपके 23 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 24 पे आएंगे तो 24वां प्रश्न देख लेंगे। पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन होता है कुत्ते का घंटी के साथ, घंटी का कुत्ते के साथ, घंटी का भोजन के साथ और भोजन का कुत्ते के साथ। तो पावलोव के सिद्धांत में जो अनुबंधन होता है वो आपसे 24 में पूछा जा रहा है साथियों। यहाँ बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा प्रश्न को। पावलोव के सिद्धांत में इस प्रश्न को अधिकतर विद्यार्थी गलत करेंगे। एक ये जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, तो आपका आंसर गलत है साथियों। क्यों? क्योंकि राइट आंसर है घंटी का भोजन के साथ। घंटी का भोजन के साथ कैसे अनुबंधन होगा? क्योंकि हम भोजन के स्थान पर घंटी को बजाकर ही कुत्ते के मुंह में से क्या कर रहे हैं? लार निकलवा रहे हैं साथियों, इसलिए घंटी का भोजन के साथ इसमें अनुबंधन होता है। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 25 पे आएंगे तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है लेखन क्षमता की जांच करना, लेखन की अशुद्धियों की जांच करना, लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना और सुंदर लेखन शैली की जांच करना। देखिए चारों ही विकल्प जो है इनका संबंध लेखन से है। अब यहाँ पर जो हम लिखित परीक्षा आयोजित करवाते हैं इसका मुख्य उद्देश्य प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है। तो साथियों लिखित परीक्षा आयोजित क्यों करवाई जाती है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 24 का राइट आंसर जो रहेगा साथियों आपके वो रहेगा
लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना ही लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि दिए गए चारों ही विकल्पों में से ये जो तीसरा विकल्प है ये सबसे बेस्ट है। इसमें बाकी सुंदर लेखन शैली इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेखन की अशुद्धियाँ इम्पोर्टेंट होती है, लेखन क्षमता भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति और समझ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए 24 में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट 25 पे आएंगे तो 25वां प्रश्न है, एक मदारी बंदर को भोजन इत्यादि के साथ विभिन्न कर्तव्यों का प्रशिक्षण देता है। कुछ दिन बाद वह बंदर बिना भोजन ही कुशलता पूर्वक कर्तव्य करने लगता है, तो यह अधिगम सिद्धांत है। सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, पूर्ण अवलोकन और क्षेत्र सिद्धांत। तो 25 का राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके 25 में सही है। तो यहाँ पर जो बंदर है साथियों उसका अनुबंधन स्थापित करके उसको सिखाया जा रहा है। अतः ऐसा किस सिद्धांत में किया जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में किया जाता है। तो विकल्प 2 सही। हालांकि प्रश्न अधूरा है, इसमें होना चाहिए कि मदारी बंदर को भोजन देने से पूर्व डंडे से पीटता है, फिर उसके बाद भोजन देता है। तो साथियों यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है कि अगर जैसे ही वो डंडा देखेगा तो वो कर्तव्य करना बाद में वो चालू कर देगा। साथियों ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। दूसरा विकल्प आपके 25 में सही है। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 26वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 26, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के कितने मुख्य नियम प्रदान किए हैं? 1, 2, 3 और 4। तो साथियों थॉर्नडाइक के द्वारा अपने सीखने के सिद्धांत में जो उन्होंने अधिगम के नियम या सीखने के नियम बताए हैं वो उनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो आपके मुख्य नियम होते हैं और एक आपके गौण नियम होते हैं। मुख्य नियमों की संख्या इन्होंने कितनी बताई है? 3 बताई है, जबकि गौण नियमों की संख्या कितनी बताई है? 5 बताई है। तो यहाँ मुख्य नियम पूछे हैं, अतः यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है 3 वाला वो ही 26 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 27 पे आएंगे तो आपके 27वां प्रश्न है, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं, यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर लागू होने वाली स्थिति है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो एक कथन यहाँ पर आपको दे रखा है कि सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं। यदि आप सफल हो जाते हो तो आपका पुरस्कार वही सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाएगा साथियों। तो इस नियम की पुष्टि, इस कथन की पुष्टि जो नियम करता है वो आपको 27 में बताना है साथियों। आपका राइट आंसर रहेगा प्रभाव या परिणाम का नियम, कि यदि जो क्रिया है साथियों वो हम कर रहे हैं उसके पूर्ण होने के बाद में कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाए जो बहुत ही क्वालिटी वाली हो, जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और हम संतुष्ट हो जाए। तो साथियों यही तो है प्रभाव या परिणाम का नियम। और इसमें भी ये कह रहा है कि सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं, मतलब आप यदि क्रिया करने में सफल हो जाते हो तो उसके बाद में आपको जो चीज़ें मिलेगी वही सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। तो तीसरा विकल्प 27 में सही है। नेक्स्ट 28 की ओर बढ़ेंगे। आपके 28वां प्रश्न है, अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक सिद्धांत है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और क्षेत्र सिद्धांत। तो अच्छी आदतों के निर्माण में जो सहायक सिद्धांत है उसका चयन आपको 28 में करना है साथियों। अच्छी आदतों एवं बुरी आदतों को निर्माण करने में भी और दूर करने में भी कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसका प्रयोग किया जाता है। चाहे अच्छी आदतों का निर्माण हो या बुरी आदतों को दूर करना हो, बुरी आदतों को दूर करने में भी शास्त्रीय अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत का ही प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प 2 आपके 28 में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि कितने प्रश्न आपने 30 में से सही किए हैं। और साथियों यहाँ पर बताइएगा प्रश्न कैसे लगे, और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नजर आए तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करिएगा। चलिए 29वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 29 है, संयोजनवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा? तो थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा और कोपका के द्वारा। साथियों संयोजनवाद का सिद्धांत, बंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये सारे ही नाम किसके हैं? थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी के हैं। अतः विकल्प नंबर आपका जो 1 है सही रहेगा। ये संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। तो अंतिम और 30वां प्रश्न है,
अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा और कोहलर के द्वारा। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इनमें से किसने दिया है साथियों? पावलोव ने दिया है। किसने दिया है? पावलोव ने, जिसको आप प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो थर्ड विकल्प 30वें प्रश्न में सही है। यह आपके कंप्लीट होता है साथियों पेपर नंबर 80। तो अब आपके 20 टेस्ट और बच रहे हैं साइकोलॉजी के। कमेंट करके जाना कैसी लग रही है आपको टेस्ट सीरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।